टॉपिक पर चर्चा होगी वो है संवेगात्मक बुद्धि, और इसके समाप्त होने के बाद बुद्धि मापन यानी आईक्यू तक हम पहुंचेंगे। अब देखिए टॉपिक क्या है, संवेगात्मक बुद्धि, और समझना है ये बुद्धि का कैसा प्रकार है। बड़ा अलग सा प्रकार है आज की डेट में, यानी व्यक्ति की सफलता के लिए संवेगात्मक बुद्धि को बेहद महत्वपूर्ण माना जाने लगा है, और सच्चाई भी है। इसका इंटेलिजेंसी से हट करके अन्य चीजों से लेना देना है। कल आप थी ना शायद, आज आपका दूसरा दिन है ना, ठीक। क्यों इसका अन्य चीजों से लेना देना है? मतलब बाकी बुद्धि का जो भी हिस्सा है वो इंटेलिजेंसी पर ध्यान देगा ना, कि मैं गणित का विद्वान हूं, कोई हिस्ट्री का विद्वान हूं बोलेगा, है ना, कोई बोलेगा मैं पायलट हूं, मेरी बुद्धि बहुत तेज है, तब तो हवाई जहाज उड़ा रहा हूं। तो सब बुद्धि के अलग अलग क्या है, सेक्शन है, और उन सारे सेक्शनों का एक और सेक्शन हो जाता है संवेगात्मक बुद्धि। आपका कितना भी इंटेलिजेंट होना काम नहीं आता यदि आप दूसरों के संवेगों को समझ नहीं सकते और अपने संवेगों को मैनेज नहीं कर सकते। यानी एक बहुत ज्यादा व्यवहारिक बात होती है, आपके मन में भाव क्या आ रहा है, मैं यदि समझूं, आपके संवेगों को महत्व दूं और आपके किस संवेग के समय मुझे क्या भाव करना चाहिए, तो मैं संवेगात्मक रूप से इंटेलिजेंट हूं। मैं कब किस संवेग में हूं, उस संवेग से मुझको लाभ हानि क्या हो सकती है, यदि मैं संवेग के दौरान या उससे पहले समझ जाऊं तो मैं अपने संवेगों को भी क्या कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, अन्यथा मुझको नुकसान हो सकता है। जैसे एक सरल सा उदाहरण दे रहा हूं, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध में है, एकदम डांट रहा है, घर परिवार का मेंबर है, एकदम गुस्से में है, तो आपका व्यवहार उसके प्रति क्या होना चाहिए, आपका संवेग क्या होना चाहिए? क्रोध का अपोजिट संवेग क्या है? शांति नहीं, करुणा। वैसे ये सब पढ़ाना नहीं है मेरे को, या पार्ट ऑफ लिविंग में सीखना। जो क्रोध कर रहा है वो दया का पात्र है। इतना ज्यादा गुस्सा हो गया है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाली देने लग गया, मार पीट पे उतर गया। देखो तो बेचारे की हालत क्या हो गई है। उसको करुणा की आवश्यकता है, प्रेम की भी आवश्यकता है। सबसे पहले उसकी हालत पे दया करना सीखो। अरे यार किस कंडीशन में पहुंच गया मेरे घर का ये मेंबर, या सर किस हालत में आ गए, एकदम क्लास में चिल्ला रहे हैं। हम बदले में उससे ज्यादा क्रोध से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो क्रोध से कभी क्या नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता। ऐसी और कहीं कहीं पर क्रोध की आवश्यकता है, और क्रोध का सकारात्मक प्रयोग कहलाएगा। जैसे मैं आप पर ज्यादा क्रोधित नहीं होता, इस बेच को मैं मैच्योरिटी लेवल पे मानता हूं, रटवाने पे मेरा जोर नहीं रहता, समझाने पे जोर है। मैं समझा रहा हूं, आप समझ गए, बाकी अपना काम कर लेंगे। थोड़े से आप में क्या आ गया है, गंभीरता, परिपक्वता। सामने पेपर है, आपको पता है अभी नहीं तो फरवरी में आप परीक्षा देंगे, घर में आप पढ़ रहे हैं। वहीं पर कौन से बच्चे आते हैं, 12वीं के बाद के बच्चे प्री में बैठे रहते हैं, तो उनको मैं पीटता भी हूं। ऐसे नहीं पीटता ना, उनको चोट लगती ना कुछ, ऐसा लगता है कि उनको एक आध झापड़ मारा हूं, पीठ को कुछ किया हूं, या पीट नहीं रहा हूं तो एकदम गुस्से में उनसे बात करूंगा, कल पढ़ के आना पड़ेगा। लेकिन मेरे अंदर क्रोध नहीं है। मैं उनको क्रोध के माध्यम से केवल क्या कर रहा हूं, एक भय में लेने का प्रयास कर रहा हूं कि बच्चे मेरे डर में क्या करें, पढ़ें। इससे उनका क्या हो रहा है, भला हो रहा है। तो मैंने अपने संवेगों का क्या करना सीखा, मैनेज करना सीखा, संवेगों का प्रबंधन करना सीखा। तो संवेगों के प्रबंधन की जो क्षमता है वो कई लोगों में बहुत नेचुरल रहती है, और कई लोग पढ़ के समझ के सीख जाते हैं। जैसे आपको कभी भी लगेगा आप संवेगों से हार रहे हैं, तो आप मेरे समझाए से नहीं सीखेंगे। आपको 100% आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करना चाहिए। पहले हैप्पीनेस कोर्स, फिर उसके बाद एडवांस कोर्स। दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट मेरे अनुसार श्री रविशंकर हैं, जो साइकोलॉजी की बात नहीं करते लेकिन साइकोलॉजी को प्रैक्टिकली करते हैं। अभी एक बहुत प्यारा स्टूडेंट आया था, किसी नामी गिरामी यहाँ की संस्था में गया, 2 बार प्री में रुका पढ़ने में, उसके बाद समझाने की शैली नहीं थी, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया, मेरे पास आया। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, उसकी संस्था की भी आलोचना नहीं की।
बोला सर मैं बीटेक किया हुआ हूं, जस्ट 5 मिनट, मतलब प्री की क्लास के पहले। तो मैंने उसको केवल इतना कहा कि देख, इस दौर में प्री में रुकना, फेल होना, इससे क्या आता है, तनाव आता है और डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन मेरे प्रवचन और मोटिवेशन से नहीं जाएगा, मेरा वीडियो देख, मेरा मोटिवेशनल स्पीच सुन नहीं जाएगा, 2 मिनट के लिए चला भी जाएगा, थोड़ी देर में तो फिर किस में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो तेरा मेंटल डिप्रेशन क्या है, हार्मोन्स का खेल है ना, निगेटिव हार्मोन्स आने लगता है। पर जब आप सुदर्शन क्रिया करोगे, इतना पॉजिटिव हार्मोन आएगा कि आपका ब्रेन डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं। पास हो गया तो ठीक, फेल हो गया तो ठीक, ओके है, अदरवाइज पास हो गया तो वाह वाह, फेल हो गया तो सुसाइड कर लो, ऐसा हो जाता है। तो उसके करने से आपको काम करने की ऊर्जा मिलेगी और काम में असफल होने से आपको निगेटिविटी नहीं आएगी, ये मेरी लिखित गारंटी है। बशर्ते आप रोज करें और आधा 1 घंटा उसके लिए समय निकालें। तो वो संवेगों के प्रबंधन की दैवीय प्रयोगशाला है। कौन सी? आर्ट ऑफ लिविंग की हैप्पीनेस और एडवांस कोर्स। और गुरुजी वहां कुछ नहीं बोलते, पर प्रोसेस ऐसा रहता है कि तुम्हारे अंदर का रोना बाहर आ जाएगा। मैं तुमको जबरन रो बोलूंगा, नहीं रोगे, लेकिन प्रोसेस ऐसा होगा ध्यान के दौरान कि तुम रोने लगोगे। प्रोसेस ऐसा होगा कि तुम्हारा गुस्सा बाहर आ जाएगा, फिर तुम अपने आप, जैसे कपड़ा धुलता है वैसी कौन धुल जाएगा, तुम्हारा मन। तुम्हारा मन धुला, एनर्जेटिक हुआ, पूरे शरीर को क्या करेगा, खींच लेगा। क्योंकि शरीर और मन में ज्यादा बड़ा कौन माना जाता है, मन माना जाता है। तो कुछ लोगों में नेचुरल होता है, कुछ को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और बड़े से बड़े नेचुरल संवेगों के प्रबंध करता वक्त आने पे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कपिल शर्मा शो के संचालक जो सबको हंसाते हैं, बीच में खुद डिप्रेशन में चले गए थे, आप जानते होंगे। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। पर हम कोर्स करें, ये एक आध्यात्मिक जगत का रास्ता है, और पढ़ें, ये कौन से जगत का रास्ता है, व्यवहारिक जगत का। व्यवहारिक जगत में आज हम क्या सीख रहे हैं, संवेगात्मक बुद्धि। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, संवेगों के प्रबंधन की क्षमता, भावनाओं के प्रबंधन की क्षमता, भावनाओं के समझने की क्षमता। लिखिए, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग 1990 में सबसे पहले, संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग 1990 में सबसे पहले, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है ना इंग्लिश में, इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग 1990 में सबसे पहले दो अमेरिकन प्रोफेसर्स जॉन मेयर और पीटर सेलेवो द्वारा किया गया। जॉन मेयर और पीटर सेलेवो, जॉन मेयर और पीटर सेलेवो, ठीक। नीचे लिखो, 1997 में उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की, 1997 में उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की, संवेगात्मक विकास एवं संवेगात्मक बुद्धि। क्या थी पुस्तक? संवेगात्मक विकास एवं संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक विकास एवं संवेगात्मक बुद्धि किसकी पुस्तक का नाम है? जॉन मेयर और पीटर सेलेवो। तो पहला जो प्रश्न बनेगा, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जॉन मेयर और पीटर सेलेवो। पर इसको लोकप्रिय कौन बनाए? लिखिए, क्या बोले, जोर से बोलो, लिखो। जिस रूप में आज संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा होती है, जिस रूप में आज संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा होती है, उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय
डेनियल गोलमैन को है, उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन, क्या नाम है भाई? डेनियल गोलमैन। इसके नाम को ज्यादा अच्छे से याद रखें। संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से किसका नाम गंभीरता से सबसे ज्यादा फेमस है? किसका नाम? डेनियल गोलमैन। पुस्तक का नाम लिखो, इमोशनल इंटेलिजेंस। किसकी पुस्तक है? इमोशनल इंटेलिजेंस, डेनियल गोलमैन। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। नीचे लिखो, डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि, डैश करो, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? संवेगात्मक बुद्धि, डैश करके क्या लिखना है? बुद्धि लब्धि, आईक्यू, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों के माध्यम से। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों के माध्यम से इसे विशेष चर्चा का विषय बनाया। के माध्यम से इसे विशेष चर्चा का विषय बनाया। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों के माध्यम से इसे, यानी किसे? संवेगात्मक बुद्धि को विशेष चर्चा का विषय किसने बनाया? डेनियल गोलमैन। तो आप दोनों में अंतर समझ रहे हो? संवेगात्मक बुद्धि से पहले किसकी चर्चा होती थी? बुद्धि लब्धि की। अभी भी सामान्य तौर पर यहां तक कि आपके सिलेबस में भी स्पेशल लिखा गया है बुद्धि लब्धि को, जहां तक वर्ग 2 के सिलेबस में है बुद्धि लब्धि। और उसी इंटेलिजेंट कोसेंट का साइज शार्ट नेम है आईक्यू। हम किसी भी बच्चे को किसके आधार पे तौलते हैं? आईक्यू के आधार पे। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट होने का फैक्टर, नंबर। कितना आईक्यू है तो कितना इंटेलिजेंट है। बच्चा 2 का टेबल बता दिया, बच्चा विश्व के देश और उनकी राजधानियां बता दिया, है ना। बच्चा जो है केमिस्ट्री को भी बता दिया, बच्चा जो है एसएसटी बता दिया, अरे बाप रे कितना इंटेलिजेंट। ये आईक्यू है एक प्रकार से। जो भी विनय साइमन का परीक्षण है और भी जितने बुद्धि परीक्षण है, कोई बहुत चमत्कारी परीक्षण नहीं है। क्वेश्चन बड़े सिंपल थे शुरुआती दौर में। फिर बिना शब्द का जो परीक्षण हुआ कि त्रिभुज के अलग अलग हिस्सों को मिलाओ, अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों को जोड़ो, जैसा हम आज की डेट में रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन हल करते हैं, इसके माध्यम से कौन कितना बुद्धिमान जानने का प्रयास, यही बुद्धि परीक्षण है। या आप जो जीएस का पेपर ले रहे हो, सी सेट का पेपर देते हो, व्यापम की परीक्षा देते हो, वो भी तो बुद्धि लब्धि का क्या है? टेस्ट है एक। तो आदमी की मानसिक क्षमता, मेमोरी, गणितीय क्षमता, ये सब को नापना ये आईक्यू है। तो क्या व्यक्ति इतना ही करके महान बनता है? नहीं बनता ना भाई। बुद्धि का एक पक्ष कौन सा होता है? भावात्मक या संवेगात्मक। तो आईक्यू ज्यादा महत्वपूर्ण कि संवेगात्मक बुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण? जब मैं आपको जोड़ दे के बोल रहा हूं तो आपको भी लग रहा है यार, दुनियादारी को समझना, रिश्ते नातों को समझना, दुख दर्द को समझना, अपने दर्द को समझना, दूसरों के दर्द को समझना, ये भी महत्वपूर्ण है। ये शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है इंटेलिजेंस होने से। नहीं तो बड़े से बड़े इंटेलिजेंट लोग अपने माँ बाप को घर से क्यों निकाल देते? बड़े से बड़े कलेक्टर और कलेक्टरनी, शादी हो गई, दोनों आईएएस हैं, लड़के तलाक क्यों ले लेते? क्योंकि दोनों में संवेगात्मक बुद्धि का अभाव है, समझ का क्या है? अभाव है। समझ रहे हो कि नहीं? एक गरीब बच्चा अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, एक करोड़पति उनको आश्रम में भेज दे रहा है, तो किसकी संवेगात्मक बुद्धि ज्यादा है? गरीब की। तो क्या संवेगात्मक बुद्धि और आर्थिक बुद्धि में महत्व देना चाहिए तो किसे देना चाहिए? संवेगात्मक बुद्धि। पर आपको संवेगात्मक बुद्धि की शिक्षा ही कहां दी जाती है? आप स्कूल गए तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 पढ़ाना शुरू कर दिया।
कहां गया घर परिवार, पैसा कमाने की मशीन में बदल दिए, कंपटीशन करने वाला इंसान बना दिए आपको, इंसान नहीं आपको क्या बना दिए, दौड़ने भागने वाली मशीन, भागो, है ना, जैसे किसमें दिखाया जाता है, 3 इडियट में। तो जब इस तरह के कॉन्सेप्ट को कोई दुनिया के सामने लाएगा तब क्या होगा, उसका नाम फेमस होगा। तो इसको लोकप्रिय बनाया डेनियल गोलमैन। बैठ गया इतना लेक्चर। अब संवेगात्मक बुद्धि है क्या भाई, समझ तो गए हो। अब इसको हम बुक के अनुसार लिखेंगे, लिखिएगा। संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल, मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल। पहला, संवेगात्मक बुद्धि का अकादमिक मॉडल, एकेडमिक मॉडल। संवेगात्मक बुद्धि का कैसा मॉडल, अकादमिक मॉडल। नीचे लिखो, मायर और सोलोवे, इनका नाम पहले भी आया ना, जॉन मेयर, मेयर और सोलोवे के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि की 5 विशेषताएं होती हैं। मायर एवं सोलोवे या मेयर एवं सोलोवे के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि की कितनी विशेषताएं होती हैं, 5। ये कौन सा मॉडल है, एकेडमिक मॉडल। देने वाले कौन हैं, मेयर और सोलोवे। इनके अनुसार संवेगात्मक बुद्धि की कितनी विशेषताएं होती है, 5, जिसके अनुसार संवेगात्मक बुद्धि की 5 विशेषताएं होती हैं, जिसके अनुसार संवेगात्मक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसके अनुसार संवेगात्मक बुद्धिमान व्यक्ति, डेस्क करके लिखो। पहला, अपने संवेगों की जानकारी रखता है। किसकी जानकारी रखता है, अपने संवेगों की। क्यों रे भाई ये क्या है, लिख लो पहले, अपने संवेगों की जानकारी रखता है। दूसरा, अपने संवेगों का प्रबंधन करने में सक्षम होता है। नॉलेज अबाउट हिज ओन इमोशंस एंड एबल टू मैनेज हिज ओन इमोशन। जो संवेगात्मक समझदार व्यक्ति है, पहला, दूसरों को तो बाद में, अपने संवेगों की जानकारी रखता है और अपने संवेगों के प्रबंधन में सक्षम होता है। ये जीवन जीने का चैप्टर है, मैं एकदम फोकस्ड हो चुका हूं, आप भी फोकस्ड हो जाइए। पहली बात होती है समस्या में हूं इस तथ्य को जानना, और जैसे ही आप जानते हैं मैं समस्या में हूं, आप समस्या से बाहर आने का पहला स्टेप पार कर लेते हो। जैसे क्या होता है, चलो तुम्हारे एज में 2 प्रॉब्लम, शादी हो गई तो लड़ाई झगड़ा, घर में कभी माँ बाप से झगड़ा एक्सट्रीम पे नहीं बढ़ेगा, पति पत्नी का एक्सट्रीम पे बढ़ेगा, या यहाँ पे दोस्ती यारी का लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, ब्रेकअप वगैरह होगा, और ब्रेकअप होने के बाद एकदम फ्रस्ट्रेट होकर के आदमी घूमेगा, या परीक्षा का फ्रस्ट्रेशन आएगा, उस फ्रस्ट्रेशन के कारण आदमी एकदम डिप्रेस हो जाएगा। तो अब जब तक वो नहीं जान रहा है कि मैं इस कारण से इतना परेशान हूं, वो उस परेशानी को लेकर के लड़ाई करेगा ना, परेशानी का कारण नहीं जानेगा। जैसे किसी के दोस्त ने उसको छोड़ दिया, अब वो इतना लड़ेगा उस दोस्त के पीछे, और ज्यादा परेशान होगा, दोनों में खूब ज्यादा लड़ाई होगी। तो वो संवेगों का प्रबंधन कहां सीखा, उसको लगा इसके कारण से मुझको धोखा मिला है, मैं उससे लड़ाई करूंगा तो मेरी समस्या का हल हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा होगा, वो फोन उठाना बंद कर देगा, 50 बार कॉल करेगा, अपने हाथ पैर काटने का प्रयास करेगा, उसके घर पहुंच जाएगा, कुछ भी करते रहेगा कोई भी व्यक्ति, पर उसको पता नहीं है ना कि मैं उसी के कारण प्रॉब्लम में हूं, मेरी प्रॉब्लम भी वही है, मैं संवेगों के किस में चला गया हूं, गहरे प्रभाव में चला गया हूं, मुझको इससे बाहर निकलना है।
दुनिया में 1000 चीजें हैं करने के लिए हैं, 1000 लोग हैं हमारा साथ देने के लिए। किसी एक व्यक्ति के न आने से न जाने से दुनिया रुकती है, न रुकी है, न चलेगी। किसी न किसी को तो मरना ही है एक दिन। जैसे ही ऐसा सीखना शुरू करोगे, तुम क्या मैनेज करने लगोगे? इमोशन मैनेज करना शुरू करोगे। कॉपी बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नहीं हो पाता तो कहां जाओगे? आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक और हैप्पीनेस और एडवांस कोर्स करने, ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन हम जिस समय प्रॉब्लम में रहते हैं समझ ही नहीं पाते कि मैं प्रॉब्लम में हूं। क्लियर है कि नहीं है? परीक्षा पास नहीं हुए, इतनी बड़ी समस्या बना लिए। मैं फेल हो गया, मेरा 4 साल चला गया, मेरा 5 साल चला गया, घर वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेगा, मेरे दोस्त मेरे से आगे निकल गए, भगवान जाने क्या क्या सोचोगे। एक घटना हुई, आगे बढ़ो। करोड़पति बनने के लिए, काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, कमाने के लिए हर एफर्ट काफी होता है। जान लड़ाए थे ना परीक्षा में, पर परीक्षा के साथ प्लस माइनस बात क्या रहता है, यहां पर पूरा गेम आपके हाथ में नहीं है। यहां पर बाकी गेम परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। पेपर कैसे आया, सामने वाले कितने लोगों ने आपसे ज्यादा नंबर ले आया, आरक्षण की क्या स्थिति रही, भ्रष्टाचार क्या हुआ, भगवान जाने क्या क्या होगा। उसके लिए आप अकेले अपने आप को दोषी मत मानो। मैंने बेहद मेहनत की, मुझ में अपार क्षमता है, मैं 8-8 घंटे पढ़ सकता हूं, सेम मैं दूसरा काम भी तो कर सकता हूं। छोटे छोटे बिजनेस के काम में लगोगे, इससे ज्यादा पैसा कमा लोगे, यदि तुम्हारी सोच को मैं बदलने में कामयाब हो गया। अदरवाइज इसी सोच को पकड़ लोगे, मैं फेल हो गया, मैं असफल व्यक्ति हूं, एक दिन सुसाइड भी कर लेते हैं। तो जो मैं सिखा रहा हूं, कुछ लोगों में ऑटोमेटिक होता है, कुछ लोगों को सीख करके आता है। तो जो संवेगात्मक रूप से पावरफुल है, वो अपने संवेगों की जानकारी रखेगा। कब मैं डिप्रेशन में हूं, कब मैं क्रोध में हूं, कब मैं प्रेम में हूं, कब मैं घृणा में हूं, कब मैं खुशी में हूं। एकदम खुशी में आके वादा नहीं करते, ये सभी जानते हो। तो समझ गए आप। ज्यादा बताऊंगा तो मुझको अपने संवेगों को नियंत्रित करना पड़ेगा, अदरवाइज कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 3, दूसरों के संवेगों के प्रति संवेदनशील होता है। दूसरों के संवेगों के प्रति संवेदनशील होता है। अपना फिर दूसरे को भी जानोगे। दूसरों के संवेगों के प्रति संवेदनशील होता है। हाँ भाई, ये भी तो प्रॉब्लम में है, ये भी तो अभी फ्रस्ट्रेशन में है ना। मैं इस दौर से गुजरा हूं, सामने वाला भी है, तो ये अभी कुछ भी चिड़चिड़ा रहा है तो मैं इससे उलझू ना, ये बहुत परेशान है। नंबर 4, दूसरों से व्यवहार करते समय, दूसरों से व्यवहार करते समय नियंत्रित संवेगात्मक प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है। मित्र, आज की क्लास को ना जहां से शुरू हुआ है YouTube में डाल देना, आज के आज हेडिंग डाल देना, संवेगात्मक बुद्धि, सीखें कैसे तनाव और डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तुम तो विद्वान हो, शिक्षक दिवस में विद्वता भी दिखाए हो, अच्छे व्यक्ति हो, अभी करवा देना, ठीक। मैं खुद भूल जाता हूं, ये चैप्टर सबके जानने के लिए है। दूसरों से व्यवहार करते समय नियंत्रित संवेगात्मक प्रतिक्रिया देने में क्या होता है, सक्षम होता है। नियंत्रित संवेगात्मक प्रतिक्रिया समझ रहे हो ना, कि क्रोध में ही हो, बहुत क्रोध में हो किसी से, तो ये मतलब नहीं जाके उसको मार ही दोगे और खुद फांसी में लटक जाओगे। नियंत्रित संवेगात्मक प्रतिक्रिया, मैं बहुत गुस्से में हूं यार तुझसे, देख लेना बहुत गलत हो जाएगा ना, हो सकता है मैं तेरा मर्डर कर ही दूं ना। नियंत्रित संवेगात्मक प्रतिक्रिया है। और जो मर्डर ही कर डाला तो ना वो बचा ना तू बचेगा आगे चल के। तो अक्सर लोगों से ऐसा हो जाता है, होना नहीं चाहिए। तो दूसरों से व्यवहार करते समय एक्सट्रीम संवेगों में नहीं जाना चाहिए, तो उसको छोटे छोटे लेवल पे कंट्रोल करना सीखो, है ना। चलो 5वां, अपने को अभिप्रेरित करने में संवेगों का उपयोग करने में सक्षम होता है। अपने को अभिप्रेरित करने में संवेगों का उपयोग करने में सक्षम होता है। अपने को अभिप्रेरित करने में किसका उपयोग करने में सक्षम होता है, संवेगों का उपयोग करने में। अभिप्रेरित करने में, उपयोग करने में ना। मैंने एक और उदाहरण आपको दिया भी था कि किसी एक व्यक्ति से मुझको बहुत क्रोध आया, ठीक, मैं क्रोध के आवेग में चला गया। इसका प्रभाव क्या होने लगा
कि मैं अपने बच्चों को भी पीट दिया, छोटे छोटे बच्चे थे, एक एक झापड़ मार दिया, फिर मुझको बहुत ज्यादा ग्लानि हुई, अरे यार ये क्या तमाशा है। मैं उस व्यक्ति की हरकत के कारण इतना ज्यादा प्रभावित हो रहा हूं कि मैं अपने बच्चों पे नाराज हो रहा हूं। उसके बाद मैंने कहा मैं अपने क्रोध को रचनात्मक दिशा दूंगा, और जो भी काम कर रहा है मैं उससे लड़ाई करता हूं, क्योंकि वो मेरे ही काम को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ रहा था। मेरे ही किसी कार्य में पार्टनर था, मेरा जो स्कूल चल रहा था उसी को छीन के अपना स्कूल चलाने का प्रयास करने लगा। तो फिर बोला नहीं, क्रोध उतना ही रखना है, लेकिन उसकी दिशा बदल देनी है, उससे बड़ा स्कूल, उससे बड़ा कार्य खड़ा कर देना है। तो ये संवेगों का प्रबंधन कहलाया। मैंने अपने संवेग को क्या कर दिया, अभी प्रेरणा दे दी, क्योंकि संवेग खत्म नहीं होते, उनका मार्गांतीकरण करना होता है। किसी का एकदम प्रिय व्यक्ति मर गया, आप समझा ही नहीं पा रहे हो, उसकी याद में एक हॉस्पिटल खोलो भाई, आएगा तो नहीं वापस। सुनील दत्त की पत्नी नहीं रही, संजय दत्त की मां नरगिस कैंसर से मारी गई। सुनील दत्त बहुत इमोशनल आदमी, परेशान हो गए। क्या किया उन्होंने, बॉम्बे में नरगिस की याद में बहुत बड़ा क्या चलता है, कैंसर हॉस्पिटल चलता है। तो ये संवेगों का यूज करना है, क्रोध का यूज करो, दया का यूज करो, फ्रस्ट्रेशन का यूज करो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये 5 बातें कौन बताया इसको अकादमिक मॉडल में, मायर और सोलोवे। किसने बताया, मायर और सोलोवे। अब नेक्स्ट हेडिंग, संवेगात्मक बुद्धि का समष्टि मॉडल। समष्टि मॉडल, समष्टि मतलब समझ रहे हो ना, कंप्लीट हर चीज को मिलाएगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये भी। संवेगात्मक बुद्धि का कैसा मॉडल, समष्टि मॉडल, क्लास के बाद जाएगी है ना। संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा मॉडल, समष्टि। लिखिएगा, पहले डेस्क करके लिखिए, गोलमैन। गोलमैन, इस मॉडल को देने वाले कौन है, गोलमैन। और इन्वर्टेड कामा में लिखो, गोलमैन ने जो कहा ये तुम्हारी जीवन की सफलता का सूत्र है। लिखो, संवेगात्मक बुद्धि में सफलता के लिए सभी आवश्यक गुण सम्मिलित हैं। संवेगात्मक बुद्धि में सफलता के लिए, या रोक दे यार, अच्छा चल दिया क्या, लाइव तो जाएगा नहीं, ठीक बनाएगा, मैं बात कर लूंगा, क्योंकि लोगों को लग कर चलेगा, लोगों के बारे में क्या सोचना। संवेगात्मक बुद्धि में सफलता के लिए सभी आवश्यक गुण सम्मिलित हैं जो बुद्धि के अतिरिक्त हैं। ये टर्निंग पॉइंट है। संवेगात्मक बुद्धि में सफलता के लिए सभी आवश्यक गुण सम्मिलित हैं जो बुद्धि के अतिरिक्त हैं। बार बार सुन लो, संवेगात्मक बुद्धि में सफलता के लिए सभी आवश्यक गुण सम्मिलित हैं जो किसके अतिरिक्त हैं, बुद्धि के अतिरिक्त। मतलब फिर से देखो, बुद्धि बड़ी की संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि सबके पास है, और बुद्धि के अतिरिक्त जो होना चाहिए यदि नहीं है तो बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी। कौन कह रहा है, गोलमैन। लिखना, गोलमैन का यह विचार, गोलमैन का यह विचार व्यावसायिक जगत में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। गोलमैन का यह विचार व्यावसायिक जगत में बहुत अधिक क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। कौन से जगत में प्रसिद्ध होगा भैया, व्यावसायिक जगत। आप जानते होंगे व्यावसायिक जगत मतलब कारपोरेट वर्ल्ड, बिजनेसमैन लोगों की दुनिया, बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत सारे आदमी, उनका बॉस, बॉस परेशान कर्मचारियों से, कर्मचारी परेशान बॉस से, पूरा ऑफिस फ्रस्ट्रेशन में है, काम करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत, बैंक वालों को टेंशन रहती है। जितने लोग सेल्समैन वाला काम करते रहते हैं, चाहे बड़े बड़े गाड़ियों के क्या रहे रिप्रेजेंटेटिव, मारुति के डीलरशिप को लेकर के बैठे हैं, कोई दूसरे कार का डीलरशिप लेके बैठा है, रोज कंपटीशन चल रहा है, कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करें। केवल बुद्धिमानी काम नहीं आती। मतलब ये समझ लो आप, क्या है ये, काउंसलर की भूमिका है।
संवेगात्मक बुद्धि को जानना। आप यदि संवेगात्मक बुद्धि और उस चैप्टर को और डिटेल पढ़ोगे तो आप एक अच्छे काउंसलर, आजकल ये तो कार्य बहुत अच्छे से चलता है ना काउंसलिंग का, पेरेंटिंग के जो गाइड होते हैं, ये सब कार्यों में ये चीजें क्या होती हैं, बहुत काम आती हैं। लिखिए इसमें लास्ट लाइन, गोलमैन का विश्वास है कि ऐसे कौशल, गोलमैन का विश्वास है कि ऐसे कौशल जो सफलता के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, गोलमैन का विश्वास है कि ऐसे कौशल जो सफलता के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे स्वज्ञान, अंडरलाइन कर लें, अपने बारे में जानना, सेल्फ नॉलेज, स्वज्ञान, कामा करें, समानुभूति, नॉट सिंपैथी बट इम्पैथी, समानुभूति तथा सामाजिकता बुद्धि के संवेगात्मक प्रकार से संबंधित हैं। स्वज्ञान, समानुभूति तथा सामाजिकता। स्वज्ञान, सहानुभूति नहीं, क्या शब्द लिखा गया है, समानुभूति और सामाजिकता। वैसे तो बहुत सी चीजें संवेगात्मक बुद्धि में शामिल हैं, जो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं गोलमैन, वो किसको किसको बोल रहे हैं, स्वज्ञान, समानुभूति और सामाजिकता। अपने आप को जानना, बार बार बताया जाता है कि जब भी आप अपना नंबर डायल करोगे फोन हमेशा बिजी आएगा, डायल करके देख सकते हो आप। मतलब हम अपने आप से बात करने की फुर्सत नहीं, आप इतने व्यस्त हैं महत्वाकांक्षाओं में, तनाव में, कि आपको अपने शरीर का प्यार नहीं। ये आपका शरीर है, अनमोल देन है, इसकी कीमत पे मत बढ़ें। अपनी कमियों का आपको ख्याल नहीं, तभी तो उस कमी के अनुसार आप व्यवहार करते हो। अपनी शक्तियों का भी आपको ख्याल नहीं, आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हो, केवल पैसा कमाना है, जीना है करके आप कुछ भी काम करना शुरू कर देते हो। काश अब अपने फील्ड को पहचान के उसके अनुसार काम कर पाते तो आप कहीं और रहते। हो सकता है आपको अभी जीने के लिए कोई भी छोटे कार्य करने की जरूरत है, बिल्कुल करें, पेट कैसे चलेगा, पर यह भी जाने कि मेरे में और भी क्षमताएं हैं, हो सकता है मैं उनको ला करके आगे बढ़ूं। तो अपने आप को जानना दुनिया को जानने की पहली शर्त है। इसे क्या कहा जाता है, स्वज्ञान। पहले खुद को तो जान लो। इसीलिए जैन दर्शन में कहा गया है, एक को समझना सबको समझना है, और सबको समझना एक को समझना है। अनेकांतवाद का सार है, जिसने अपने को समझ लिया उसने पूरे संसार को समझ लिया। पर आपको फुर्सत नहीं रहती अपने आप को जानने की। जानिए हमेशा अपने बारे में, जान गए तो तुम संवेगात्मक रूप से बहुत सफल रहोगे। दूसरा, समानुभूति, दूसरों के दर्द को वैसा ही महसूस कर पाना जैसा वो महसूस कर रहा है। ये सहानुभूति नहीं है, सिंपैथी नहीं है। क्या शब्द है, इम्पैथी। तुम दर्द में हो, मैं तुम्हारे लिए 2 शब्द बोल दिया, राम 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 राम, बहुत दर्द दे रहा है यार, ले भाई कोई बात नहीं, आयोडेक्स लगा लेना, ये सहानुभूति है। लेकिन मैं ये महसूस कर पाऊं कि बाप रे इसको दर्द हो रहा है, ये चल नहीं पा रहा है, इसको और क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं, मतलब मैं ऐसा महसूस कर पाऊं कि वो तकलीफ मुझको है। इसको बोलते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। पैर में यदि बिवाई फटती है तो चलने में बड़ा दर्द होता है, तो जिसके पैर में बिवाई फटी है वो चलने में तकलीफ महसूस किया है, तो दूसरा यदि बताएगा मैं चल नहीं सक रहा हूं यार, मेरे पैर में बिवाई फट गई है, पैर में दरार पड़ गई है, तो कुछ नहीं बोलेगा, बैठ जा 2-4 दिन, उसमें क्या लगा, ग्रीसिंग कर, चिकनाई लगा, पैर को ठीक कर पहले। तो जो दर्द से गुजरा है वही दर्द की क्या जानता है, कीमत जानता है। जो खुद दर्द को जी चुका है वो दूसरों के दर्द को समझ सकता है। इसीलिए कभी भी अपने दर्द को एक तो बांटो मत, उसको सॉल्व करो, और दूसरा सहानुभूति की अपेक्षा उससे मत रखो जो तुम्हारे दर्द को जानता नहीं। तुम प्री पास कर लिए, मेंस पास कर लिए, इंटरव्यू तक चले गए, 4 लोग तुम पे हंसने लगे, तुम फ्रस्ट्रेट हो गए। अरे तुमसे बात वो करे जो कम से कम एक बार प्री तो निकाल ले।
वो नहीं बोलेगा तुमको कुछ। हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, यदि वो रुक गए मेंस में तो भी हम उनके प्रति उतने ही अच्छे रहते हैं, जो पोस्ट पा लिया उनके प्रति भी उतना ही प्रेम रहता है, क्योंकि हमको पता है ना भाई कि कितनी तकलीफ होती है पास होने फेल होने में। हम लोग भी उस चक्र से क्या है, गुजरे हैं। तो जो तुम्हारे दर्द को जानेगा वो खुद उस दर्द को क्या किया रहेगा, जिया रहेगा, है ना। तो रहीमन इस संसार में, समझते होगे ना, दुख को क्या बोलते हैं, बांट न सुन इठलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। बहुत कम होते हैं दुख को बांटने वाले। तुम्हारे दुख को सुन करके वो इठलाते हैं, सामने नहीं बाद में हंसते हैं। अरे यार देखो, तो बहुत तोपचंद समझता था, आया था मेरे पास। तो अपने दर्द को पीना भी मत सीखो, पियोगे तो क्या हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बीपी के XYZ के शिकार हो जाओगे। उसका मार्गांतीकरण सीखो, उसका शोधन सीखो, उसको सकारात्मक रूप में उपयोग करना सीखो, और उसको बांटना लेवल के साथ बैठकर सीखो। लोग शराब पीने के फील्ड में बोलते हैं कि लेवल वालों के साथ शराब पीना चाहिए, वो जो भी बोलते होंगे उससे मतलब नहीं। दर्द भी लेवल वालों के साथ बांटना चाहिए, किसी भी के साथ बांटने की चीज नहीं होती। बांटिए जरूर, बांटने से दुख दर्द हल्का होता है, पर सोच लो जिससे तुम बात करने जा रहे हो उसका स्तर क्या है, उसका लेवल क्या है, उसकी सोच कैसी है। किसी के सामने भी मत रोना, आंसू उसी के सामने बहाओ जहां पर उसकी क्या हो, कीमत हो। तो ये समानुभूति है, और जिसमें दोनों बातें हो गई वही सामाजिक रहेगा। वो जो सामाजिक है केवल समाज परिवार के लिए सामाजिक नहीं है, वो ऑफिस में भी सामाजिक है, यानी अपनी कंपनी के लोगों को भी चला लेगा। वो एक टीचर भी सामाजिक है, अपने विद्यार्थियों का दुख दर्द समझेगा, विद्यार्थियों का केवल वो सब्जेक्ट का ज्ञान देने वाला नहीं रहेगा, उनके साथ एक किसके रूप में रहेगा, प्रेरणा, एक मार्गदर्शक के रूप में रहेगा। हर फील्ड में ऐसे रहेंगे। तो ये तीन चीजें जो बुद्धि के अलावा है, और भी ऐसी हजार चीजें हैं जो बुद्धि से परे हैं, वो सब किस में आती हैं, संवेगात्मक बुद्धि में आती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है, गोलमैन। और जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है, ऐसा मैं कह रहा हूं। आप कितने सहमत हैं बता सकते हैं। अब लिखिए अगला, तीसरा, संवेगात्मक बुद्धि का चतुर्शाखा मॉडल। चतुर्शाखा मॉडल, चतुर्शाखा, फिर से नाम आएगा मायर और सोलोवे। 90 में 5 बताए थे और ये 97 में चतुर्शाखा मॉडल बता दिए। मायर और सोलोवे, मायर और सोलोवे। पहले अकादमिक मॉडल दिए और फिर बाद में कौन सा मॉडल दे रहे हैं, चतुर्शाखा। ठीक, डेस करके लिखो। पहली शाखा क्या है, संवेग का, पहली संवेग का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन तथा प्रकृतिकरण। संवेग का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन तथा प्रकृतिकरण। सिंपल। प्रत्यक्षीकरण का मतलब समझ गए, संवेग को देखना समझना, फिर मूल्यांकन करना उसका, फिर उसका प्रकृतिकरण कर देना। मतलब कुल मिला के संवेग की समझ, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, चिंतन का सांवेगिक सहजीकरण। चिंतन का सांवेगिक सहजीकरण। चिंतन का सांवेगिक सहजीकरण। सांवेगिक सहजीकरण, सहजीकरण मतलब हमारा चिंतन, लिख लिया ना, चिंतन का सांवेगिक सहजीकरण। क्या होता है, हमारा चिंतन सहज होना चाहिए, नेचुरल, स्वाभाविक, तो हम आराम से सोच पाते हैं। और जब आप गुस्से में भरे हो, जब आप खुशी में हो, तो आपका चिंतन सहजीकरण नहीं होता, आप एकदम उद्वेग में सोचते हो, इधर उधर दाएं बाएं 3-5, उसको सहज लेवल पे लाओ। तो चिंतन का क्या हो गया, सांवेगिक सहजीकरण। तीसरा, संवेग को समझना तथा विश्लेषण करना। संवेग को समझना तथा विश्लेषण करना। संवेग को समझना तथा क्या करना, विश्लेषण करना। ठीक, तो पहले आपने संवेग का प्रत्यक्षीकरण किया,
बुद्धि को फिर क्या बनाया, सहज बनाया। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना शांत दिमाग। फिर जब आप बुद्धि को सहज कर लिए तब आप संवेग को अब समझने का प्रयास करोगे, अच्छा ये मेरी प्रॉब्लम है या ये इसकी प्रॉब्लम है, इसलिए इतना हल्ला कर रहा है, इसलिए इतना खुश है, इसलिए इतना रो रहा है। शांत मन से नहीं सोचोगे तो कहां समझोगे। चौथा, फिर संवेगों का प्रतिक्रियात्मक नियमन। संवेगों का प्रतिक्रियात्मक नियमन। संवेगों का प्रतिक्रियात्मक नियमन, और यही जो है और सरल रूप में कहलाएगा इसका, इसे संवेगों का नियमन। नियमन का मतलब क्या हो गया, रेगुलेट करना। यानी अब आप संवेगों में व्यवहार नहीं करोगे, संवेग को नियंत्रित करके व्यवहार करो। क्रोध में आना और क्रोधित होकर व्यवहार करना, तो यहां पर आप किसके प्रभाव में हैं, संवेग के प्रभाव में हैं। क्रोध में आना लेकिन संतुलित व्यवहार करना, मतलब आपने क्रोध का नियमन कर लिया, रूल रेगुलेशन में बांध लिया। अरे मुझको बहुत क्रोध आता है, मेरे जितना क्रोध तुमको क्या आएगा, लेकिन मैं जानता हूं मैं अपने क्रोध का कभी उपयोग करूंगा, वक्त आएगा बताऊंगा तेरे को। धमकी दे रहा हूं, याद रखना, मार नहीं रहा हूं, मारूंगा ऐसा पता नहीं चलेगा, सामने वाला हिल जाएगा, ठीक है। करते भी ऐसे बड़े बड़े लेवल पे तो ऐसे ही होता है ना। इसे सरल रूप में हम लिख सकते हैं, लिखो, इसे हम सरल रूप में लिख सकते हैं। फिर से 4 पॉइंट, जो थोड़ा कठिन शब्द था इसे हम सरल रूप में निम्नानुसार लिख सकते हैं। पहला, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, ये तो पहला पॉइंट है, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण। ठीक, आपके अंदर कुछ भी संवेग आने लगा, प्रेम आ गया, नफरत आ गई, क्रोध आ गया। दूसरा, विचारों को सुविधाजनक बनाना। विचारों को सुविधाजनक बनाना, ठीक। तीसरा, संवेगों को समझना। चौथा, संवेगों का प्रबंधन। बहुत सिंपल हो गया अब तो, सारी चीजें एकदम बातें क्लियर हैं। लास्ट एक साइड हेडिंग डालें, संवेगात्मक बुद्धि का योग्यता तथा दक्षता मॉडल। संवेगात्मक बुद्धि का योग्यता तथा दक्षता मॉडल। मायर कामा करें तथा सोलोवे, कामा मत करें, मायर तथा सोलोवे, मायर तथा सोलोवे, यही फिर से दिए। आगे आखिरी लाइन, इस पर अपने विचार रखते हुए सारनी ने, क्या नाम है, सारनी, इस पर अपने विचार रखते हुए सारनी ने संवेगात्मक बुद्धि के 8 कौशलों का वर्णन किया है। सारनी ने संवेगात्मक बुद्धि के 8 कौशलों का वर्णन किया है। आप बोलेंगे तो कल मैं आपको 8 बता दूंगा, ठीक। नहीं बोलेंगे, आपको संवेगात्मक बुद्धि की समझ पर्याप्त हो गई ऐसा लगेगा, तो कल से हम क्या शुरू कर देंगे, IQ या बुद्धि लब्धि, ठीक।